अब आफ्टर ऑल दीज चेंजेस एंड आफ्टर ऑल दीज क्लोजर्स और सब कुछ हम लोग जब हम समझ लेते हैं या ये सारी चीज़ें जब हम लोगों ने रिफ्लेक्ट कर ली, गवर्नमेंट ने रिफ्लेक्ट कर ली, इसके बाद व्हाट डू यू थिंक व्हाट पीपल या किस तरह के लोगों को कंसिडर करना चाहिए कनाडा आने के लिए? सबसे पहले प्रणिका मैं ये एडवाइस करूँगा कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि वही लोग कनाडा आएँ जो बैचलर्स के बाद आ रहे हैं। इंडिया में बैचलर्स की हुई है, अपने अपने देशों में बैचलर्स की हुई है। बैचलर्स कम से कम करो, फिर कनाडा आओ। ये तो मेरी सबसे पहले एडवाइस है। क्यों? अगर आपको उससे पहले आना है तो कम से कम कोई स्किल आता हो, या आपने अपना पाथवे चूज़ किया हुआ है, आपको ट्रेड में जाना है, आपको पता है कि मैं ये कर लूँगा तो मेरे को 12th के बाद मैं 1 साल या 2 साल की पढ़ाई करूँगा और मेरी शादीशुदा नहीं हो तो स्पाउस का चक्कर ही नहीं है, और उसके बाद मैं वर्क परमिट ले लूँगा और मैं अपनी जर्नी कर सकता हूँ। मेरे को आपको क्लियरिटी है कि आपने कौन सी पढ़ाई करनी है, उसके बाद क्या जॉब करोगे और पीआर कौन से पाथवे पे होगी। कम से कम चाहे पाथवे बाद में पॉलिसी को चेंज हो जाए, लेकिन आपको अगर इतनी नॉलेज है, आप इतने मैच्योर हो, आपको अपने प्रोविंस का पता है कहाँ जाना है, या आपको कोई भाई बहन ऑलरेडी यहाँ रह रहा है जिसके आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, अगर वो पीआर या सिटीजन है तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला तो आओ 12th के बाद, ठीक है। चाहे 12th के बाद भी नहीं कहता, 19-20 साल में हो, 1-2 साल तो इंडिया में धक्के खा लो, थोड़ा बहुत देखो इंडिया में, कुछ नहीं करना, कोई जॉब नहीं करनी तो ट्रैवल कर लो इंडिया में, विद इन द कंट्री ट्रैवल कर लो, बॉम्बे चले जाओ, कहीं ना कहीं ट्रैवल करो, लोगों से मिलो, तो आपको थोड़ी बहुत दुनियादारी का पता लगेगा, ठीक है, फिर आ जाओ, ठीक है। लेकिन अगर मेजोरिटी को तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन कर लिया तो कम से कम 1 साल कहीं जॉब कर लो और फिर आओ, फिर अप्लाई करो, और इफ़ यू आर प्लानिंग तो कोशिश करके मास्टर्स में अप्लाई कर दो। मास्टर्स 1 साल की भी होती है, 2 साल की भी होती है, उसमें अप्लाई कर लो। और अगर आप मास्टर्स चूज़ करते हो कि चलो मास्टर्स करनी है, तो आपने 2 प्रोविंसेस टारगेट करने हैं, एक ब्रिटिश कोलंबिया और एक ओंटारियो। इन दोनों प्रोविंसेस में कुछ सिलेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप मास्टर्स करते हो तो आपको पीएनपी के लिए आप नॉमिनेट हो जाते हो, आप पीएनपी नॉमिनेशंस डाल सकते हो, पीएनपी की के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, आप पीएनपी अप्लाई कर दो एंड देन डायरेक्टली पीआर। तो आपको पीआर की चिंता ही नहीं करनी अगर आप मास्टर्स करते हो फ्रॉम ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो फ्रॉम अ स्पेसिफिक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़। आपको पीआर की चिंता ही छोड़ दो, फिर आप पीएनपी डालो, पीएनपी अप्रूव, फिर पीआर डाल दो। ये बेनिफिट भी है, ठीक है। ये मैं एडवाइस करूँगा अभी। और अगर कोई जल्दबाजी नहीं है तो अभी 1-2 साल रुक जाओ, क्योंकि यहाँ भी हालात ठीक नहीं है। आप अपने वहाँ पे अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर लो और फिर आ जाओ। एंड इंडिया इज़ बूमिंग, इंडिया की इकॉनमी भी अच्छी है, इंडिया में जॉब्स भी अच्छी हैं। अगर वहाँ पे आपको किसी और स्टेट में कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे एक्सप्लोर करके एक्सपीरियंस लो। और अगर लॉन्ग टर्म प्लान है कि चलो कनाडा जाना है तो उसके लिए कंसल्टेशंस लेनी शुरू कर दो, बात करनी शुरू कर दो, प्लानिंग करनी शुरू कर दो। क्योंकि इमिग्रेटिंग टू सम अदर प्लेस इट्स नॉट अ ईजी डिसीजन। फैमिली से पूछना, फैमिली की परमिशन, और सबसे पहले पेरेंट्स को बोलूँगा कि भेड़ चाल का चक्कर छोड़ो, लोगों के बच्चे क्या कर रहे हैं उसको गोली मारो। आप फोकस करो अपने बच्चों पे, आप पड़ोसी, रिश्तेदार, उन सब को छोड़ के अपने पे फोकस करो कि हमारा बच्चा क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, उस पर फोकस करो। भेड़ चाल को छोड़ दो कि उसका बच्चा चला गया तो मेरा भी जाए, वो चला गया तो मेरा भी जाए, ये ऐसे मत सोचो। जाए तो साला क्या करे वहाँ जाके। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि भी अगर जा रहा है तो क्या करेगा। सही बात है। आप 18 साल का आपकी बेटी हुई नहीं है, उसको पार्लर का नहीं पता कहाँ जाना है, और आपने उसको उठा के कनाडा भेज दिया है जहाँ पे कोई जान ना पहचान। यहाँ तो सबका खुद का एक्सपीरियंस है, यहाँ तो रिश्तेदार भी नहीं संभालते, क्योंकि बिल्कुल। सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है। चाहे वो 5 साल पहले आए, चाहे वो 10 साल पहले आए, चाहे वो 20 साल पहले आए, आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई ना कोई, किसी को बच्चों की स्ट्रगल है, किसी को अपनी स्ट्रगल है, किसी को करियर की स्ट्रगल है, तो आप किसी पर डिपेंड ही नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी भेड़ चाल को बंद करके, जो हो गया, जो पिछले सालों में हो गया, अब थोड़ा सा ठंडा करो मामला, और बच्चों से पूछो वो क्या चाहते हैं, और अपनी सजेशंस, अपना एक्सपीरियंस, अपना लाइफ का तजुर्बा बच्चों को दो। थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल जब बच्चों में आ जाए, आपको लगे ये अपना कर सकता है, ये अपना खाना बना सकता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे बच्चे आते हैं खाना बनाना नहीं आता है, तो ये व्यू पॉइंट अब छोड़ दो कि कर लेगा या कर लेगी या बाहर का खा लेगा। क्योंकि हेल्थ इश्यूज होते हैं, मैदा खा खा के, बाहर का खा खा के, मैगियाँ खा खा के, छोटी छोटी उम्र में लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कॉन्स्टिपेशंस हो रही हैं, किसी को शुगर हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं हम जो खाना खा रहे हैं। और खाना अगर बच्चों को बनाना ही नहीं आता है, या उनको पता ही नहीं है कि मेरे को सैलड खाने से फ़ायदा है, कि मेरे को ये क्या खाऊंगा वो मेरी हेल्थ के लिए बेनिफिट है, वो जो भी पैक्ड फूड आ रहा है, कंटेनर्स में आ रहा है वो खा रहे हैं, या वो रोज़ पिज़्ज़ा खा रहे हैं, या वो रोज़ बाहर का ही खा रहे हैं, तो उससे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, और उससे बाहर का खा रहे हैं तो हेल्दी नहीं है। तो हेल्दी फूड का उनको पता ही नहीं है किस खाने में कितने न्यूट्रिशन है। राइट। फ्रूट हमें कितना खाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो एक हो गया है कि चलो सारे पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो रोज़ शाम को पिज़्ज़ा मंगा लो,
ठीक है, तो वो सब चीज़ें, ये भी नॉलेज का पार्ट है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। ये सब बुजुर्गों की चीज़ें नहीं है कि आप 50 साल के हो जाओगे तब आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। ये अभी से बच्चों के दिमाग में डालो कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ आपकी हेल्थ के लिए बेटर है, क्या चीज़ आपकी हेल्थ के लिए नहीं बेटर। आप इस चीज़ को करो, इसकी चीज़ को ना करो, ठीक है। अब जैसे अब बच्चों को पता लगे कि यार मैदा नहीं हमारे हेल्थ के लिए बेटर, तो वो अभी से ही कम कर देंगे या छोड़ देंगे, को बताने स्पेशली वाला जब तो हो। यहाँ पे कनाडा में आ जाते हैं तो बच्चे टिफिन जैसे सर्विस टिफिन लगवा टिफिन लेते हैं। टिफिन भी 1000 टाइम्स बेटर होगा। जो बाकी चीज़ें होती हैं जैसे पैक्ड, यहाँ पे वो नान मिलते हैं, ठीक है, फ्रोज़न रोटियां, नान, वो सब मैदा है। वो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं वो हेल्दी नहीं है। अब आई एम नॉट द एक्सपर्ट, ये तो मैं जनरल व्यू पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन आपको तो, पेरेंट्स को तो पता है ना क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या और नहीं खानी बच्चे चाहिए। अभी ग्रोइंग स्टेज में 18-19 में कोई हाँ, बच्चा कोई बहुत बड़ा नहीं हो तो जाता, उसको इतने हेल्थ क्राइसिस आ जाते हैं, हाँ स्पेशली इन 40s एंड 45s हाँ एवरीवन लाइक हाँ। बैक एक हो गया, ये एक हो तो रहा है, वो अब एक हो दो रहा है। दो प्रॉब्लम है जो कनाडा बड़ी कॉमन है यहाँ, B12 और विटामिन डी, इन दोनों की प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत कॉमन डेफिशिएंसीज हैं ये। अब B12 कहाँ से मिलेगा? अगर यहाँ धूप ही नहीं आ रही या फिर बच्चों को B12 नहीं मिल रही नेचुरली, तो वो क्या खाएं जिससे उनको B12 मिल जाए, ठीक है। बच्चों को विटामिन B12 की शॉर्टेज है या विटामिन डी की शॉर्टेज है, तो डी के लिए क्या खाएं? या तो विटामिन की गोलियां खाओ, या फ्रूट ऐसा कौन सा खाएं, या सब्जियां ऐसी कौन सी खाएं, या वेज नॉन वेज में ऐसा क्या खाएं जिससे हमारा ये डेफिशिएंसीज दूर हो। ये चीज़ तो बच्चा जब 18-19 साल का होता है उसके सामने ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं होता है कि हमने एग्जैक्टली। उसको करियर बनाना है, पढ़ाइयाँ करनी है, जॉब कौन सी करनी है, ये उसके आगे ये भी चैलेंजेस हैं कि उसको अपनी हेल्थ मेंटेन रखनी है, हेल्थ मेंटेन करे बेनिफिट क्या है, और अब क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये माँ बाप ने बताना है। जिससे घर वाले बोलते हैं कि सेहत ही नहीं है, हेल्थ हाँ, ही नहीं है, तो तुम क्या तुम काम कर क्या करोगे? लोगे। अब यहाँ भेज दिया, अगर उसकी मेंटल हेल्थ ठीक ही नहीं है या फिजिकल हेल्थ ठीक ही नहीं है, तो उस पैसे का या कनाडा की PR का या सिटीजनशिप का क्या करोगे? ठीक है, वो आपके पास 10 साल बाद आएगा, कहेगा जी मेरे को ये सारी बीमारियाँ लग गई हैं, तो फिर क्या फ़ायदा? ठीक है, तो आपको ये एजुकेशन भी देनी है। तो अगर आपका बच्चा आपके पास है, यू लकी, आप उसको अगले, जब तक वो आपसे दूर नहीं होता, कनाडा नहीं जाता या अमेरिका या कहीं भी जब नहीं जाता है, तब तक आप बच्चों को ये एजुकेशन भी दो।